हाय गाइस, रोजगार विद सभा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ जी को कहा जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कौटिल्य या चाणक्य ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किस विषय वस्तु पर आधारित है? राजनीति विषय पर। इसका अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी वो कौटिल्य जी ने लिखी थी। वो किस पर आधारित थी? वो राजनीति पर आधारित थी। इसका कोई अर्थव्यवस्था से लेना देना नहीं है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। कौटिल्य या चाणक्य प्राचीन भारत में किसकी शासनकाल में मंत्री हुआ करते थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मंत्री हुआ करते थे। या क्या सिखाते थे? इस तरह राजनीति की बातें सिखाते थे। राजनीति कैसे की जाती है, न कि अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता था एडम स्मिथ जी ने। सॉरी, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? ये एडम स्मिथ जी ने कहा है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम स्मिथ जी द्वारा लिखी गई थी। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। अब आता है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 भागों में बांटा गया है। आर्थिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि का मतलब पैसे की दृष्टि, मतलब पैसा किस तरीके से बांटा जाता है, देशों में पैसा किस हिसाब से बांटा जाए। आर्थिक विकास यानी आर्थिक विकास, पैसे का विकास कैसे हो रहा है। आर्थिक विकास, आर्थिक मतलब पैसे, धन दौलत से, मतलब धन दौलत, आर्थिक विकास कैसे हो रहा है, धन दौलत का विकास कैसे हो रहा है। तो देशों में कैसे हो रहा है कि विकसित अर्थव्यवस्था के आधार पर हो रहा है, एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के आधार पर, विकासशील अर्थव्यवस्था के। विकसित मतलब जो जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है वो विकसित हो गए हैं। अल्प विकसित मतलब जिन पे संसाधनों की कमी तो है लेकिन वो अपनी प्रतिपूर्ति दर उधर से कर लेते हैं, तो अल्प विकसित हो गए। और विकासशील, विकासशील मतलब प्रगति कर रहे हैं, वो अपनी जो संसाधनों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने सही रास्ते, विकासशील विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, वो जिसको बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। वैसे विकसित अर्थव्यवस्था में आने वाले कुछ देश हैं, अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हो गए। इसमें संसाधनों की कमी नहीं है, इसलिए उनको विकसित कहा गया है। विकासशील अर्थव्यवस्था में आने वाले कुछ देश जैसे भारत, चीन, ब्राजील, ये अपना विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ समय बाद विकसित हो जाएंगे। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले आधारित कुछ देश हैं, मतलब ये सबसे नीचे अल्प विकसित हैं, बिल्कुल थोड़े बहुत विकसित हैं लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। युगांडा, वरुंडी, नामीबिया, ये देश हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले। अब आता है उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं उस पर कंट्रोल कैसे करेंगे, उस पर उसके आधार पर धन को हम कैसे बांटेंगे। 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य रखा जाता है लाभ का उद्देश्य। मतलब सीधा ये होता है कि लाभ होना चाहिए। जो स्वामी होता है, जैसे उद्योगपति है या दुकानदार है, उसको सिर्फ क्या लाभ होना चाहिए, बस ये सरकार का उद्देश्य। इसमें स्वामित्व का निजी अधिकार होता है। मतलब जैसे किसी का जो दुकानदार है या उद्योगपति, उसका खुद का निजी का अधिकार है, क्या उसको रेट तय करना है, क्या रेट बेचना है, कौन सी चीज़ क्या से रेट में बेचनी है। तो ये स्वामी, उसको निजी निजी अधिकार है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें सरकार ये नहीं कहेगी कि आपको इस रेट में ये बेचना है, नहीं। ये इसमें क्या होता है कि स्वामी होता है, जो उद्योगपति होता है, जो भी हो, दुकानदार हो, जैसे वो अपना सोचेगा हमने प्रोडक्शन किया, हम इस भाव बेचेंगे तो उस भाव बेचेंगे। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे अमेरिका है, यूके है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर आदि देशों की अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था को अनियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें कोई निर्धारित नहीं होता है कि आप किस चीज़ को किस रेट में बेच रहे हैं। दूसरी आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में मांग, पूर्ति, कीमत आदि पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसे नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें सरकार ये देखती है कि जनता को किस चीज़ को किस रेट में देना चाहिए, मतलब जनता का इसमें शोषण ना हो सके, इसलिए बोलते समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था किसी भी देश में नहीं है। कुछ हद तक चीन में थोड़ी बहुत अथवा नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है।
तीसरे नंबर की है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का स्वामित्व साथ साथ रहता है, अर्थात निजी और सरकारी दोनों की भागीदारी रहती है। जैसे कि भारत में जैसे अर्ध सरकारी कंपनियां हैं, सेमी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं या निजी संस्थाएं हैं, तो अपनी मनमानी से कोई भी चीज़ अपनी मनमानी से नहीं बेच सकती। इसमें सरकार और निजी दोनों की भागीदारी रहती है। इसमें सरकार चाहे तो उनको रीड डाउन करना पड़ सकता है, अपने मनमानी नहीं कर सकती है। इसमें क्या होता है, जनता का लॉस होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है, अर्थात भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें न तो समाजवादी पूर्ण रूप से है और न ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था मतलब हमारे जो इकोनॉमी है, हमारे जो हमने पैसा इकट्ठा किया है, कैसे किस तरीके से पैसा हमारा आता है, किस किस रास्ते से आता है। अर्थव्यवस्था कौन कौन से क्षेत्र? अर्थव्यवस्था मतलब धन दौलत का, मतलब जो हमारे पास हमारी सरकार के पास पैसा आता है वो किस तरीके से आता है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में, आर्थिक गतिविधि मतलब पैसे का ट्रांजेक्शन कैसे इधर, तो 3 तरीके से होता है पैसे का आना जाना का। 3 तरीके से पैसा आता है, एक तो प्राथमिक क्षेत्र से, और द्वितीयक क्षेत्र से, और एक तृतीयक क्षेत्र से। 3 तरीके से। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है। कौन की जगह उन होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्राप्त होती है, जैसे कृषि, मछली पालन, खनन, पशुपालन आदि। यानी प्राथमिक क्षेत्र में वही आता है जो प्राकृतिक चीज़ों का हम दोहन करते हैं, वो आता है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में आता है सेकेंडरी सेक्टर, वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कारखाने हैं, जलापूर्ति है, बिजली उत्पादन, ये द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे कोई कारखाना खोलेंगे आप, तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र जैसे आपने आटा बेचने का काम किया, तो आप गेहूँ खरीदेंगे। कारखाना जैसे आप आटा बेचने का काम कर रहे हैं, तो उसमें आप जैसे गेहूँ खरीदेंगे, तो गेहूँ जो है वो कृषि में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। और जो आटा है, जो आटा बेचने का काम कर रहे हैं, वो आपको द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। जलापूर्ति है, जलापूर्ति द्वितीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि जल का हम दोहन कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। लेकिन जल को हम बेच रहे हैं, जल को प्यूरीफाई करके बेच रहे हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। इस तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयां शामिल होती हैं, जैसे शिक्षा है, बैंकिंग है, परिवहन है, बीमा है, चिकित्सा है, सरकारी प्रशासन है, पर्यटन। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे कि बैंकिंग में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो आपको सेवा दे रहा है, परिवहन में जो बस चला रहा है, कंडक्टर या चालक है, वो आपको सेवा दे रहा है, चिकित्सा मतलब डॉक्टर आपको सेवा दे रहा है, सरकारी प्रशासन कोई भी अधिकारी है वो आपको सेवा दे रहा है, या शिक्षा है, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, तो ये टर्सरी सेक्टर अर्थात तृतीयक सेक्टर में ये शामिल होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और योजना आयोग की जगह दूसरा आयोग बनाया गया है, वो नीति आयोग बनाया गया। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? पहले योजना आयोग चलता था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था। अब योजना आयोग एक गैर सरकारी संस्था है, इसको हटा दिया गया, उसकी जगह पर आप नीति आयोग का गठन कर दिया। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। भारत में गरीबी निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अर्थात गरीबी के मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? दादा भाई नेहरू जी ने की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA गरीबी निवारण एवं कल्याणकारी योजना भारत में कब लागू की गई? 2013 में, NFSA 2013। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट टॉपिक अर्थशास्त्र का खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रोजगार की सेवा।